बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। रब्बे ज़िदनी इल्मा, प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन दवा के साथ हम लोग अपने लेक्चर का आगाज़ कर चुके हैं और टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ साइक्लोस्टोम्स। और साइक्लोस्टोम्स बेसिकली एक पाइसेस का ग्रुप है। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन पे बात छोड़ी थी। आइए दोबारा से बात को वहीं से शुरू करते हैं। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे फाइलम कॉर्डेटा की। तो हमने फाइलम कॉर्डेटा को डिवाइड किया है दो ग्रुप्स में। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज एक्रेनिया, अदर वन इज कॉल्ड एज क्रेनिया। तो जब मैं बात करता हूं एक्रेनिया की, तो आपको पता है कि हम अपनी बायोलॉजी में ए का मतलब लेते हैं नॉट, यानी कि नहीं है क्रेनिया, इसके अंदर क्रेनियम। क्रेनियम मेरे पास क्या है? एक ऐसा बॉक्स जो मेरे ब्रेन को एनक्लोज करता है। तो इन ऑर्गेनिजम्स के पास डेफिनेट ब्रेन जैसी कोई चीज नहीं है, इसलिए हमने इसे क्या रखा? एक्रेनिया। अब इस पर्टिकुलर एक्रेनिया की हमारे पास दो मेन टाइप्स हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज अ सेफ्लोकॉर्डेट्स। सेफ्लोकॉर्डेट्स यानी कि ये ऐसे कॉर्डेट्स थे कि जिनके पास ब्रेन अभी और अपनी एवोल्यूशनरी स्टेजेस में बहुत प्रिमिटिव है, लेकिन बहरहाल किसी हद तक इनमें की चीज पैदा रही, तो नाम रखा इसका क्या? सेफ्लोकॉर्डेट्स। दूसरे नंबर पे मेरे पास क्या है? यूरोकॉर्डेट्स, जो उनसे भी ज्यादा क्या है? प्रिमिटिव हैं। तो ये दो ग्रुप्स जो थे किसमें प्रेजेंट थे? एक्रेनिया में। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो मैंने इनका दूसरा ग्रुप बनाया उसका नाम क्या था? क्रेनिया। इसका मतलब ये है कि दे हैव गॉट अ ब्रेन। और ब्रेन मेरे पास कब बनेगा? कि जब मेरी बेसिक बायोलॉजिकल डिमांड्स पूरी करने के बाद अभी भी बहुत ह्यूज नंबर में एक्स्ट्रा अमाउंट में पड़े हुए हैं क्या? इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स। तो जितने मेरे पास इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स कितने होंगे? ज्यादा होंगे, उतना ही ज्यादा मैं एक्स्ट्रा बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कर सकता हूं। व्हाट इज मेंट बाय बायोलॉजिकल एक्टिविटीज? इससे बड़ा सिंपल ही हमारे डियर स्टूडेंट्स कि मैं सो रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मुझे प्यास लग रही है, राइट, मेरा एनिमी मेरे पे अटैक कर रहा है, मुझे उससे बचना है, वगैरह वगैरह। इस तरह की जो सारी बातें हैं, दीज आर द बेसिक बायोलॉजिकल डिमांड्स। लेकिन जब मैं बात करता हूं हाई ऑर्डर लर्निंग की, जब मैं बात करता हूं कॉग्निशन की, जब मैं बात करता हूं रीजनिंग की, जब मैं बात करता हूं लिंग्विस्टिक्स की, तो ये है मेरे पास बेसिकली एक्स्ट्रा बायोलॉजिकल यू कैन से एक्टिविटीज। तो जिन ऑर्गेनिज्म के पास एक्स्ट्रा बायोलॉजिकल एक्टिविटीज करने के अलावा सोचने के लिए क्या प्रेजेंट होंगे? एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स। तो अल्लाह ताला क्या करेंगे? उन न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रेन बॉक्स बनाएंगे। तो जिन ऑर्गेनिज्म के पास ये ब्रेन बॉक्स भी क्रेनियम प्रेजेंट है, उन सबको हमने कहाँ प्लेस कर दिया है? क्रेनिया। अब ये बात अलग है कि किसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो क्रेनियम है वो छोटा है और किसी में ज़ाहिर है बड़ा है, और कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में डेफिनेटली एक वो स्टेज आएगी कि जब इंसान क्रिएट हो जाएगा तो बोलेंगे लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। लेकिन बहरहाल बाकी ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ब्रेन इज प्रेजेंट। वो अलहदा बात है कि ब्रेन छोटा है, not that sufficient to carry out activities like human activities, right? अब हम बात करेंगे क्रेनिया के अंदर हमने जिस ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया हुआ, दैट इज कॉल्ड एज अ वर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स का मतलब आपको पता है कि इनके पास प्रॉपर एक क्या प्रेजेंट होगी? वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होगी। तो जिन ऑर्गेनिज्म के पास वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट और हम नाम कर देते हैं वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा की हमने बनाई हैं दो मेन सुपर क्लासेस। उनमें से एक का नाम क्या है? सुपर क्लास पाइसेस, और दूसरे के नाम क्या है? सुपर क्लास टेट्रापोडा। पाइसेस में हमने तमाम फिशेस और फिश नुमा जानवर रखे हैं। आइए देखते हैं कि पाइसेस में मेरे पास कौन कौन सी तीन मेन टाइप्स पाई जाती हैं। तो नंबर वन टाइप दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे एंड दैट इज कॉल्ड एज द साइक्लोस्टोम्स। वेरी फर्स्ट ब्रांच इज साइक्लोस्टोम। साइक्लोस्टोम्स। और जो दूसरा ग्रुप है मेरे पास, पहला ग्रुप कौन सा था? साइक्लोस्टोम्स। और जो मेरे पास दूसरा ग्रुप है स्टूडेंट्स, उसका नाम है कॉन्ड्रिक्थिस। और जो मेरे पास ग्रुप है ये वाला कॉन्ड्रिक्थिस, इसके अंदर तमाम कार्टिलेज की बनी हुई फिशेस शामिल हो जाती हैं। और जो मेरे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्रुप इसका, उसका नाम है मेरे पास ऑस्टिक्थिस। और ऑस्टिक्थिस से मुराद मेरे पास ये है कि इसमें हमने बोनी फिशेस को शुमार करना है। तो ये तीन मेन क्लासेस हैं। और टेट्रापोडा को आप पहले पढ़ के आए हैं, यू नो वेरी वेल कि इसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहला ग्रुप है इट इज कॉल्ड एज एम्फीबिया।
राइट। नंबर 2, कैन एनीबॉडी गेस? सब ग्रेड 9 में पढ़ के आए हैं स्टूडेंट्स। ये सेकंड ग्रुप इज रेप्टिलिया। सेकंड ग्रुप इज रेप्टिलिया, इसके अंदर तमाम क्रॉलर्स आ जाते हैं और फिर आ जाते हैं हमारे पास फ्लाइंग एनिमल्स। कैन एनीबॉडी नेम? यस, परफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज द एव्स, द बर्ड्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट योर ग्रुप, दैट इज द ग्रुप ऑफ मैमल्स। तो ये है हमारे पास क्लासिफिकेशन। तो हम आपको लेके चलते हैं दोबारा से इसी बोर्ड के पहले पार्ट पर कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप को दैट इज कॉल्ड एज द साइक्लोस्टोम्स, राइट। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ साइक्लोस्टोम्स? लेट्स मूव टू द सेकंड कॉलम ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ साइक्लोस्टोम। हस्बे आदत हम क्या सबसे पहले लिखेंगे? इसके डायग्नोस्टिक फीचर। तो डायग्नोस्टिक फीचर में जो सबसे पहली बात है वो ये इनका नाम इंडिकेट कर रहा है। साइक्लो का मतलब होता है गोल सा और स्टोम का मतलब होता है माउथ, यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास एक गोल सा डिस्क की तरह का सेक्टोरियल माउथ प्रेजेंट होता है। नाम इंडिकेट कर रहा है स्टोम, पढ़ के आए हैं प्रोटोस्टोम्स, ड्यूटेरोस्टोम्स, राइट। तो स्टोमा का मतलब हमेशा क्या होता है? माउथ। साइक्लो का मतलब होता है गोल सा। तो इन पर्टिकुलर फिश नुमा ऑर्गेनिजम्स का जो माउथ है ये हमेशा वेंट्रल साइड पे होता है और गोल सा होता है, इसीलिए हम इन्हें साइक्लोस्टोम्स का नाम देते हैं। सो पहली बात मेरे पास क्या हुई कि वेंट्रल सेक्टोरियल सर्कुलर माउथ। एंड दूसरी जो पहचान आप लोगों को बताऊंगा वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने उसको माइंड में रखना है कि अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म में ये वाला फीचर नजर आए तो इसका मतलब है कि इट कैन बी अ साइक्लोस्टोम। और वो क्या है? बॉडी इज ईल लाइक। अब कोई बंदा आपसे पूछे कि ईल क्या होती है तो आप बोलोगे कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी जो बॉडी मॉर्फोलॉजी है इट इज लाइक अ स्नेक। आपको पता है कि स्नेक की बॉडी क्या होगी? पतली और लंबी सी होगी, राइट, और उसके पास कोई लिम्स नहीं होंगे। दो बात मैंने आपसे बताई हैं कि थिन एंड लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ लिम्स, यही सांप की पहचान होती है ना। तो वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि बॉडी इज लाइक अ ईल बट माउथ इज वेंट्रल सेक्टोरियल माउथ, राइट। तो जिन ऑर्गेनिज्म में ये फीचर पाया जाएगा उसे हम क्या लिखेंगे? साइक्लोस्टोम। आगे हम चलते हैं इसकी दो एग्जाम्पल। तो लुक एट दिस वेरी इमेज इज कॉल्ड एज लैम्प्रे, राइट। इसे नाम कहते हैं स्टूडेंट्स लैम्प्रे। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं तो आपको नजर आएगा कि शायद इसका ये जो हैबिट है जो नजर आ रही है आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो में कि ये ऑर्गेनिज्म अपने आप को एक स्टोन के साथ चिपकाने के लिए मशहूर है, उसको स्क्रैप करने के लिए मशहूर है, और इसीलिए हम लोग इसे लैम्ब्रेट एंड देन प्रे का नाम बोलते हैं। जब मैं बात करता हूँ लैम्ब्रेट का, इसका मतलब होता है लिकिंग, और ये जो मेरे पास ऑर्गेनिज्म वर्ड है प्रे, इसके इट इज बेसिकली लैटिन ओरिजिन, इसका मतलब होता है स्टोन। तो एक स्टोन लिकिंग फिश, वी शुड राइट इट्स मीनिंग, स्टोन लिकिंग फिश। लगता है कि जैसे ये बार बार पत्थर चाट रही है। इस पर्टिकुलर फिश को हम लोग नाम क्या देते हैं? लैम्प्रे। और जो दूसरा ग्रुप आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज द हैग फिशेस। हैग फिश। अब अगर आप इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के माउथ को देखें, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे इसके 3 डिफरेंट इमेजेस लगाए हैं। आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर फिश का माउथ क्वाइट हॉरिबल, बड़ा हॉरिबल सा है। खास तौर पे अगर आप इसके ऊपर लगे हुए टेंटिकल्स के अरेंजमेंट को देखें, टेंटिकल नुमा के अरेंजमेंट को देखें तो इट इज़ रियली हॉरिफाइंग। प्लस अगर आप इसको देखें तो इसका माउथ वेंट्रल साइड पे है और इसके माउथ के हमारी तरह से 2 हॉरिजॉन्टल नहीं 2 वर्टिकल लिप्स हैं, और इन वर्टिकल लिप्स के साथ आप लोगों को बहुत सारी क्या नजर आ रही हैं? बहुत सारी स्पाइंस, टूथ टिप है, यानी कि बहुत सारे काइटस किस्म के स्पाइंस नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर कांटे नजर आ रहे हैं इसके लिए, राइट। तो ये है मेरे पास दूसरा ग्रुप इन पर्टिकुलर साइक्लोस्टोम्स का। लेकिन
आप लोगों को लैम्प्रे का माउथ ज्यादा सर्कुलर और सर्कुलर नजर आता है एज कंपेयर टू दीज हैग फिशेस। हैग फिशेस के माउथ वर्टिकली बॉडी के पैरेलल स्लिट है और इसके साथ दो होंठ नुमा चीजें नजर आ रही हैं जिसके ऊपर बहुत सारे काइटिनस टीथ नजर आते हैं। नाउ लुक एट देयर हैबिटेट। हैबिटेट की बात की जाए तो जाहिर है ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक इन नेचर हैं। आपको पता है कि जब हम वर्ड यूज करते हैं एक्वेटिक तो इसका मतलब ये है कि दीज ऑर्गेनिजम्स आर वाटर ड्वेलर, ये पानी में रहते हैं। अब पानी की मेरे पास दो किस्में होती हैं, उनमें से एक का नाम मेरे पास क्या होता है, डेफिनेटली फ्रेश वाटर। तो बिल्कुल इसमें बहुत सी जो फिशेज हैं, बहुत सी जो स्पीशीज हैं वो फ्रेश वाटर में रहती हैं और बहुत सी जो फिशेज होती है डेफिनेटली वो मेरे मेरीन वाटर में भी रहती हैं, मेरीन वाटर। अगली बात कि इन ऑर्गेनिजम्स का एक और बिहेवियर भी होता है कि ये वाले ऑर्गेनिज्म अपनी जिंदगी के पहले 4 साल किस में गुजारते हैं, सॉल्टी वाटर में गुजारते हैं और उसके बाद ये एक खास किस्म का बिहेवियर शो करते हैं जिसे हम लोग एनाड्रोमस बिहेवियर बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि 4 साल दैट इज बेसिकली देयर लार्वल स्टेज, उस पर्टिकुलर स्टेज तक पानी में रहने, मरीन वाटर में रहने के बाद नाउ दे बिगिन टू माइग्रेट इन अपर, you can say river, upper waters of the river, upper streams of the river। तो इस किस्म के बिहेवियर को हम लोग एनाड्रोमस बिहेवियर बोलते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग स्टूडेंट से, एनाड्रोमस बिहेवियर, एनाड्रोमस बिहेवियर in the terms of their habitat, they pass the first years of their life in, you can say, oceans and then begin to migrate in the upper waters, right? Now we want to discuss their general behavior. Look at their basic morphology। जैसे मैंने बोला कि इनकी basic morphology कैसी है, definitely body is eel-like, body is eel-like। लेकिन snake में और इसमें फर्क क्या होता है कि snake के एंड पे कभी टेल प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन इनके एंड के ऊपर बिल्कुल एंड पर, कौन से एंड पे, डेफिनेटली पोस्टीरियर एंड पे देयर इज अ प्रॉपर प्रोपल्सिव व्हाट टेल और fin that will definitely help these organisms to propagate more actively in the water। And then very very important feature जो basically इन organisms को बाकी दो क्लासेस से सेपरेट करने में हमारी हेल्प कर रहा होता है। आपको पता है या आप पढ़ेंगे भी जाके कल बड़ी क्लासेस में कि अगर आप कॉन्ड्रिक्थिस की बात करें जो इसके बाद वाला ग्रुप है उसमें आप लोगों को माइक्रोस्कोपिक स्केल नजर आते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्केल्स नजर आते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करेंगे ऑस्टिकथिस की जो बोनी फिशेज हैं तो उनमें आप लोगों को बड़े मैक्रोस्कोपिक, बड़े वाज़ेह तौर पे नजर आने वाले स्केल्स नजर आएंगे, राइट। लेकिन इस वाले केस में स्केल्स आर एब्सेंट हाउ ऑल टुगेदर। तो हम लिख रहे हैं स्केल्स आर ऑल टुगेदर व्हाट, एब्सेंट, कभी भी प्रेजेंट नहीं होते। इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ स्टडी देयर फर्दर फीचर्स, मूव टू द नेक्स्ट कॉलम ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इसका एक और फीचर दैट इज कॉल्ड एज अपेंडेजेस। और अपेंडेजेस बहुत बता चुका हूँ आप लोगों को कि हर वो चीज़ जो आप लोगों की नॉर्मल बॉडी के अलावा एक्स्ट्रा लगी हुई है दैट इज कॉल्ड एज अपेंडेज। जैसे मैंने बोला था कि मेरी मेन बॉडी के साथ अटैच है मेरी दो बाजू, तो इसलिए जो मेरे बाजू हैं वो मेरा अपेंडेज है, मेरा अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर है। सो इन दीज केस एज बॉडी इज ईल लाइक, सो अपेंडेजेस आर ऑल्सो एब्सेंट। तो आप लिखेंगे कि नो पेयर्ड अपेंडेजेस आर प्रेजेंट, नो paired appendages are present। ये होते ही नहीं है इनके अंदर, तभी तो इनकी बॉडी स्टूडेंट्स कैसी थी, eel like, very rightly said, eel like। now what is their skeleton? तो skeleton के बारे में स्टूडेंट बड़ी ही खूबसूरत सी बात मैंने आपको बतानी है कि इन ऑर्गेनिजम्स के पास मैंने आपको बोला था कि सिर्फ और सिर्फ ब्रेन प्रेजेंट होता है। दे आर मेंबर्स ऑफ क्रेनिएटा, नो डाउट एट ऑल। लेकिन गौरतलब बात ही है, बहुत ज़्यादा आपने इस चीज़ को फोकस करके देखना है कि इन ऑर्गेनिजम्स के पास सिर्फ क्रेनियम प्रेजेंट है लेकिन क्रेनियम की एक्सटेंशन प्रेजेंट नहीं है। यानी कि अगर आप लोगों की बात की जाए या मैं अपनी बात करूं तो वी हैव गॉट द ब्रेन
और ब्रेन की एक पोस्टीरियर और इंफीरियर एक्सटेंशन होती है, दैट इज कॉल्ड एज स्पाइनल कॉर्ड। तो इनके पास किसी किस्म की स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती। और जो स्केलेटन है ये भी किसका बना हुआ है स्टूडेंट्स? परफेक्ट, कार्टिलेज का। स्केलेटन इज कार्टिलेजिनस and only cranium is present, and only cranium is present, and there is no spinal cord or vertebral column. माउथ के बारे में भी आपसे बातें मैं कर चुका हूं, लेकिन दोबारा लिख देता हूं आप लोगों के लिए कि they have got a ventral suctorial mouth. They have got a what? Ventral का मतलब नीचे वाली साइड पे पाया जाने वाला, ventral suctorial, सक कर लेने वाला, दैट कैन सक। क्या सक करता है डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। वेंट्रल सक्टोरियल माउथ। सवाल है कि ये कैसे सक करता है और क्या सक करता है। तो इसका आंसर ये हमारे स्टूडेंट्स कि ये वाले ऑर्गेनिज्म दो किस्म की कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एक्टो पैरासाइट। व्हेन एवर आई यूज द टर्म एक्टो, इसका मतलब है कि सरफेस के ऊपर से पीने वाले, राइट जैसे कि हमारी जुएं हैं, जो हमारी जुएं हैं वो भी हमारी स्किन के ऊपर से ब्लड को सक कर रही होती हैं। तो देयरफॉर हम अपनी जुओं को क्या बोलते हैं? एक्टोपैरासाइट, राइट। तो हम बात करेंगे यहाँ पे वेंट्रल सेक्टोरियल माउथ की कि इनमें से बहुत सी ऐसी साइक्लोस्टोम्स भी हैं जो अपने लिविंग हॉस्ट की सरफेस से फीड कर रही होती हैं। इस पर्पस के दौरान इनको क्या दिया है? डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट्स एक ऐसा सब्सटेंस जिसे हम नाम के देते हैं लोकल एनेस्थेटिक सब्सटेंस। ये उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के उस सरफेस के ऊपर उसको अटैच कर देते हैं और अटैच करने के बाद उसके ऊपर सबसे पहले बड़े आराम से प्यार से क्या लगाते हैं? लोकल एनेस्थेटिक सब्सटेंस। इसका मतलब ये है कि इस ऑर्गेनिज्म को अगली आने वाली एक्टिविटीज की पेन फील नहीं होगी। प्लस इन्हीं के दरमियान में इसी काइटनस माउथ के दरमियान में क्या प्रेजेंट है? डेफिनेटली क्या प्रेजेंट है हमारे स्टूडेंट्स? एंटी कोएगुलेंट रिलीजिंग ग्लैंड्स और सेल्स। वो क्या रिलीज करेंगे? एंटी कोएगुलेंट। फायदा क्या होगा कि जब ये ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा है तो ब्लड कभी भी नहीं रुकेगा, बल्कि वह नॉन स्टॉप वे में बहता ही रहेगा और जब तक चाहे ये वाला ऑर्गेनिज्म अपने हॉस्ट से ब्लड को फीड कर लेगा, राइट। तो ये होगी मेरे पास दूसरी बात। तो तीसरी बात जाके इसके पास एक रैस्पिंग किस्म का, रगड़ के, नोच के, एंकर करके खाजने वाला माउथ प्रेजेंट है। तो जो ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं गोश्त के ऊपर वो लिटरली इससे क्या करते हैं? स्क्रैप कर सकते हैं, लिहाजा हम इन्हें स्क्रैपर्स भी बोलते हैं। अब अगर आप देखें तो हम ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर से ये पहचान सकते हैं कि इनमें से कौन से ऐसे साइक्लोस्टोम्स हैं दे आर गोइंग फॉर द फ्लैश, जो फ्लैश खाते हैं, स्क्रैपर्स हैं, वो कौन कौन से हैं, और कौन से ऐसे साइक्लोस्टोम्स हैं कि जो बेसिकली दे आर ऑप्टिंग द ब्लड। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा उनके बिहेवियर को। तो नजर आता है कि वो वाले ऑर्गेनिज्म कि जो ऑर्गेनिज्म की साइड से या टॉप से अटैक कर रहे हैं, बेसिकली दे आर मीट सीकर्स, वो गोश्त को अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन वो वाले ऑर्गेनिज्म जो ब्लड के लिए जा रहे होते हैं दे नॉर्मली अटैक फ्रॉम द वेंट्रल साइड। तो ये भी बिहेवियर हमने स्टडी किया तो पता चला कि किसी के साइक्लोस्टोम्स की फीडिंग उनके बिहेवियर से कोरिलेट कर रही होती है। सो ये हैं बातें कुछ इसके माउथ के बारे में। अब हम चलते हैं स्टमक की बात करेंगे। तो क्या ख्याल है स्टूडेंट्स, जब एक ऑर्गेनिज्म ने सिर्फ और सिर्फ ब्लड ही फीड करना होगा तो क्या उसमें स्टमक होगा? तो आंसर इज नो। तो स्टमक इज एब्सेंट। तो यहां पर लिखेंगे स्टमक इज एब्सेंट। लेकिन वो वाले ऑर्गेनिज्म के जिनके अंदर जो मीट सीकर्स हैं उनके अंदर भी जो काम स्टमक ने करना था वो वाला काम तो टीथ ऑलरेडी करके दे रहे हैं। तो इस लिहाज से भी कि इतना ज्यादा प्रोमिनेंट और मस्कुलर स्टमक उन ग्रुप्स में भी क्या है? एब्सेंट है। हाउएवर इट इज बिट मोर डेवलप्ड एज कंपेयर्ड टू द ब्लड सीकर्स। नाउ वी वांट टू सी द रेस्पिरेशन। अगर मैं आपको रेस्पिरेशन के बारे में कुछ कहूं तो आप फौरन पहचानेंगे कि सर डेफिनेटली ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, तो इनके पास गिल्स ही प्रेजेंट होंगे। तो परफेक्ट, गिल्स आर प्रेजेंट और यहाँ पे 6 to 14 पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्वाइट अ ह्यूज नंबर, 6 to 14 पेयर्स ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट। और आप डेफिनेटली ग्रेड 9 में पढ़ के आए होंगे कि ये माउथ से पानी को अपने गले के जाते हैं, फिर अपनी ओरल कैविटी को डिप्रेस करते हैं एंड वाटर इज फोर्स्ड टू द फेरेंजियल रीजन, और उस फेरेंजियल रीजन में इट विल टेक द लेटरल पोजीशन, मीन साइडों की तरफ पानी मूव करेगा
और डेफिनेटली इसके गिल बार्स और गिल लैमेली को क्या करता हुआ, नहलाता हुआ, उसको एयरेट करता हुआ, वाटर विल देन कम आउट थ्रू द विजिबल व्हाट गिल स्लिट्स। यानी कि इस वाले केस में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इनके पास किसी किस्म का क्या प्रेजेंट होगा। एनीबॉडी कैन गेस। ओपर्कुलम, आपको आप पढ़ के आएंगे, ये बात आपको पता है कि फिश के गिल्स के ऊपर जो फ्लैप, बोनी फ्लैप लगा होता है, दैट इज कॉल्ड एज ओपर्कुलम। तो चूंकि ये फिशेस तो हैं ही कार्टिलेज, तो इसके अंदर कभी भी ओपर्कुलम प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो गिल्स आर विजिबल। एंड नाउ वी वांट टू डिस्कस द सर्कुलेशन। और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी आपने याद रखना है कि देयर बिहेवियर इज लाइक फिशेस, और उसमें क्या है कि नंबर 1 दे हैव गॉट अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके पास एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये हो गई मेरे पास पहली बात। इसका मतलब ये है कि दे विल बियर वन हार्ट, राइट, एंड दे विल हैव आर्टरीज, then they will have capillaries, and finally they will have veins। तो यही फीचर्स होते हैं हमारे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के। बाकी सारी बातों की इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपने बहरहाल इसके हार्ट के बारे में जरूर लिखना है कि दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एट्रियम, इनके पास सिर्फ एक एट्रियम है और इनके पास एक ही वेंट्रिकल है। और आपको पता है जब मेरे पास एक ही वेंट्रिकल होगा और एक ही एट्रियम होगा तो मुझे इस हार्ट के लिए एक नाम लिखना चाहिए, और वो नाम क्या है, वीनस हार्ट। यानी कि इसका जो हार्ट है इट इज गोइंग टू रिसीव एंड पंप इम्प्योर ब्लड ओनली, देयरफॉर इट इज वीनस हार्ट। लिख देता हूं ताकि आप मिस ना कर दें कोई वर्ड, वीनस हार्ट। चलते चलते हम पहुंचे आज की आखिरी बात की तरफ, और वो क्या है, रिप्रोडक्शन। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो मुझे उसमें 3-4 पैरामीटर्स को माइंड में रखना है। नंबर 1 इज देयर सेक्सेस। अगर मैं सेक्सेस की बात करूं तो इन ऑर्गेनिज्म के मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल एक अलहदा ऑर्गेनिज्म है और जो फीमेल है वो एक अलहदा ऑर्गेनिज्म है। लेकिन जब मैं बात करता हूं हैग फिशेस की, मैं लिख रहा हूं बट, ठीक है, बट जो हमारी हैग फिशेस होती हैं, आपने देखा था कि जो हैग फिशेस थी उनके बड़े खौफनाक किस्म के माउथ और टोटल डिस्क थी। और अगर मैं आपको एक मूवी याद करूं, उसका नाम था ट्रेमर्स, तो शायद जो ट्रेमर मूवी थी वो भी किसी हैग फिश की शक्ल से मुतासर होकर शायद बनाई गई थी। तो बहरहाल ये जो हैग फिशेस होती हैं दे आर नॉट you can say having different sexes or different organism, but they have both sexes in the same organism। यानी कि टेस्टिस भी ओवरी भी एक ही ग्रुप में प्रेजेंट हैं। तो ऐसे ग्रुप को हम नाम क्या देते हैं, यस परफेक्ट, हमें नाम देते हैं hermaphrodites। तो these organisms are hermaphrodites। and then very important thing कि अगर ऑर्गेनिज्म के सेक्सेस सेपरेट हो तो भी, और अगर ऑर्गेनिज्म हर्माफ्रोडाइट है तो भी, फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज एक्सटर्नल। यानी कि उस वाले केस में भी ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, एग्स को पहले रिलीज करेगा और उसके बाद उसके ऊपर स्पर्म को शॉवर करेगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बिकॉज फ्यूजन ऑफ द एग एंड sperm is taking place outside the female body in the water, therefore we will say it as fertilization is always external। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ग्रुप है इनके मेल और फीमेल दोनों मिल के समंदर के बॉटम पे पेबल्स को, स्टोन्स को इकट्ठा करते हैं और उसमें एक छोटा सा एक घर सा बना लेते हैं, एंड दैट वेरी घर इज कॉल्ड एज रेड्स, REDDS। इन पर्टिकुलर नेट्स का नाम मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, REDDS, इन्हें बोलते हैं रेड्स। इस पर्टिकुलर रेड के अंदर जाके ये जिंदगी की पहली और आखिरी रिप्रोडक्शन करते हैं। यानी कि ये वाले ऑर्गेनिज्म एक ही दफ़ा ज़िंदगी में एग्स बनाते हैं और एक ही दफ़ा स्पर्म बनाते हैं और एक ही दफ़ा इनको रिलीज़ कर देते हैं, और उसके बाद इनकी दिन दोनों की मीन्स मेल की व फीमेल क्या होती है, डेथ हो जाती है। तो ये है इनके नेस्ट की रूल और उसके बाद इनकी इंपॉर्टेंस। और उसके बाद अपने ही इंसेस्टर्स को डेफिनेटली ऑर्गेनिज्म भी खा सकते हैं, और चूंकि ये आपको पता है स्कैवेंजर्स भी हैं, ऑर्गेनिज्म को भी खाते हैं, तो इनकी दूसरी फिशेस इनको भी
चट कर जाएंगे या खा जाएंगे। समंदर में भी कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती। फिर इन फर्टिलाइज एग में से थोड़े अरसे के बाद क्या निकल आएंगे? लार्वी। उन पर्टिकुलर लार्वी का एक अपना स्पेसिफिक नेम है, उन्हें बोलते हैं एमोसीट लार्वी। एमोसीट लार्वी। और ये जो एमोसीट लार्वी है ये हमारे एनिमल किंगडम के परहैप्स सबसे लॉन्गेस्ट लार्वल फेज में आने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, और इनकी जो लार्वल स्टेज है वो 3 to 4 ईयर्स तक हो सकती है। यानी कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि ऑलमोस्ट इनकी जो गेस्टेशन पीरियड है, लार्वल फेज में आने का जो पीरियड है, अगर हम उसे कंपेयर करें अपने गेस्टेशन पीरियड से, तो इसकी गेस्टेशन पीरियड शायद एलिफेंट से भी ज़्यादा है। सो दे आर द ऑर्गेनिज्म दैट हैव गॉट द लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड in the animal history. So these are the few features those were pertaining to this particular group that is called the cyclostomes. यहाँ मैं आप लोगों के लिए कुछ images छोड़ के जा रहा हूँ with the beautiful views of these marvelous organisms, perhaps the scavengers of the oceans, cleanser of the oceans, that is called as what? The cyclostomes. Have these particular images, view them, and allow me to say you goodbye for the next lecture that will be regarding the chondrichthyes called as the cartilaginous fishes. I always recommend कि अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें, और जब कभी दुआ करें उनको भी याद रखें और हमें भी याद रखें. I want to say you Allah Hafiz.